गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर। आज की इस वीडियो क्लास में आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम 8th क्लास के सामाजिक विज्ञान की जो भूगोल वाली पुस्तक है उसके दूसरे अध्याय के भाग 3, दूसरा अध्याय है हमारा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो आज के इस अध्याय में, आज की इस क्लास में हम मृदा संसाधन के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मृदा किसे कहते हैं, मृदा क्या होती है। बच्चों, मृदा को आप सबने देखा है। मृदा जो है पृथ्वी का जो भूपृष्ठ होता है, भूपृष्ठ यानी पृथ्वी का धरातल का जो सबसे ऊपरी भाग है जिसे हम सामान्यतः देख पाते हैं, तो वह सामान्यतः जो दिखाई देने वाला भाग है उस भूपृष्ठ की बात कर रहे हैं। पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को मृदा कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो धरातल है, उस धरातल पर जिसे हम सामान्य रूप से सबसे पहले देखते हैं, जो दानेदार कणों की एक पतली जो परत होती है, दानेदार कणों का आवरण है, एक पतली परत है, उस परत को हम मृदा कहते हैं। जो मृदा है, यह मृदा अथवा मृदा का पतला आवरण स्थल रूपों से जुड़ा होता है, स्थल रूप का तात्पर्य है, अगर सामान्य मैदानी भाग है तो उस मैदानी भाग पर जो मिट्टी का आवरण है उस मैदानी भाग के निचली परतों से जुड़ा होगा, और अगर किसी पर्वतीय भाग है उस पर्वतीय भाग से जुड़ा होगा। तो यह मृदा का जो पतला आवरण है स्थल रूपों से जुड़ा होता है। यह भूमि जो संसाधन है, भूमि संसाधन से निकटता से जुड़ा होता है, निकटता से जुड़ा होता है। जो मृदा है वह स्थल रूप मृदा को निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार की मृदा का निर्माण होगा। जैसे जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लेटेराइट मृदा है, तो उस क्षेत्र के स्थल रूप जो है, स्थल रूप ही मृदा निर्माण एवं उसके प्रकार को निर्धारित करते हैं। क्योंकि यह जो मृदा है उस क्षेत्र विशेष के सामान्य स्थल रूप, वहाँ के खनिज पदार्थ है, उन सभी खनिज पदार्थों के आधार पर उनका निर्माण होता है। तो मृदा का जो निर्माण है वह मृदा का जो निर्माण है वह सामान्य रूप से उस क्षेत्र में प्राप्त खनिज, उस क्षेत्र में मृदा निर्माण उस क्षेत्र में प्राप्त खनिज है तथा भूमि पर पाए जाने वाले अन्य वनस्पति अपर्दन एवं अपक्षय वनस्पति
उस क्षेत्र में प्राप्त खनिज पदार्थ है, वनस्पति है, अपरदन है एवं अपक्षय की जो प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं के माध्यम से, अपक्षय के माध्यम एवं खनिजों के उचित मिश्रण से बनती है। मिश्रण से मृदा बनती है। मृदा का जो निर्माण है वह इन प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। तो उस स्थान विशेष के स्थल रूप है, वही मृदा के प्रकार एवं मृदा निर्माण की गति को दोनों को निर्धारित करते हैं। मृदा के गुण हैं उनको भी स्थल रूपी और स्थल रूपों के साथ साथ उस क्षेत्र में प्राप्त खनिज, वनस्पति, वहाँ पर अपरदन या अपक्षय की जो प्रक्रियाएं होती है वह निर्धारित करती है। और खनिजों का, वनस्पति का या हामूस या उस क्षेत्र के अन्य भौतिक तत्वों का सही उचित मिश्रण ही मृदा को निर्मित करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अपक्षय किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपक्षय का और अपरदन का प्रयोग किया गया है। अपक्षय और अपरदन दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो अपक्षय और अपरदन को समझ लेते हैं पहले। अपक्षय एक स्थानिक प्रक्रिया है। अपक्षय एक स्थानिक प्रक्रिया है। स्थानिक प्रक्रिया से तात्पर्य है किसी एक ही स्थान पर घटने वाली क्रिया। यह स्थान विशेष पर ही घटित होती है। ठीक है, और इससे क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है वह पदार्थ भी उसी स्थान विशेष पर ही रहता है। तो इस प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय होता है एक स्थानिक प्रक्रिया है। यह तापमान, तुषार, जो पाला पड़ता है, पाले का ही एक रूप है तुषार। ठीक है, तापमान परिवर्तन होना, तुषार पड़ना। ठीक है, जीव जंतु एवं मानवीय क्रियाकलापों, वनस्पति आदि की घटना के कारण, ठीक है, वनस्पति रहित अथवा सहित क्षेत्रों पर सेल कणों का टूटना अपक्षय कहलाता है। कई बार कोई चट्टान है, उस चट्टान विशेष पर तापमान में परिवर्तन होना, कई बार ठंडी होती है, जैसे रात को चट्टानें ठंडी हो जाती है, तापमान कम होने के कारण दिन में गर्म होती है। तो तापमान परिवर्तन के कारण चट्टानें फैलती और सिकुड़ती है, बर्फ गिरने की वजह से तापमान में परिवर्तन आता है। जीव जंतु किसी क्षेत्र विशेष में जीव जंतु है या मानवीय है, कई क्रियाकलाप करते हैं। उन क्रियाकलापों के कारण वनस्पति सहित क्षेत्र वनस्पति रहित हो सकता है। तो इन क्षेत्रों पर सेल कणों का टूटना ही अपक्षय कहलाता है। ठीक है, उनका क्षय होना, यहाँ ध्यान रखना, क्षय होना यानी विनाश होना। तो चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कणों में बदलना ही अपक्षय कहलाता है। इसमें अपक्षयित पदार्थ उस स्थान विशेष पर पड़ा होने के कारण यह एक स्थानिक प्रक्रिया है, जबकि अपरदन की प्रक्रिया में अपक्षयित पदार्थ किसी दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है, जैसे जल या पवन के माध्यम से। अब दूसरी चीज जानते हैं, मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका
यह मृदा परिच्छेदिका क्या होती है बच्चों? अगर हम भूमिका की गहराई तक देखें तो पृथ्वी के सबसे ऊपर की जो परत होती है, सबसे ऊपर की जो परत होती है जहाँ पर वनस्पति, पेड़ पौधे और मानव जीवन निवास करता है, मानव निवास करते हैं, जीव जंतु निवास करते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस होती है, सबसे पहला जो आवरण होता है वह मृदा कहलाता है। ठीक है, यह मृदा कहलाता है। इस पदार्थ में ह्यूमस वनस्पति, इस ऊपरी पदार्थ में ह्यूमस वनस्पति है और इन सारे तत्वों का मिश्रण होता है। तो मृदा परिच्छेदिका की जो सबसे ऊपरी परत है, जो वनस्पति और ह्यूमस सहित ऊपरी परत या ऊपरी मृदा कहलाती है। ठीक है, ऊपरी परत या ऊपरी मृदा कहलाती है, जिसे हम सामान्यतः देख सकते हैं। उसके बाद जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी की इस ऊपरी परत के नीचे एक दूसरी परत होती है। दूसरी परत में गाद, कीचड़, ठीक है, गाद है, बारीक कणों वाली बालू रेत है, गाद है, बालू रेत है, और जो क्ले है, क्ले के साथ दूसरी परत, यह भूमि की दूसरी परत है, जिसे उपमृदा के नाम से भी जाना जाता है। परत उपमृदा, ठीक है, यह दूसरी परत है। इसके बाद तीसरी परत होती है, वह तीसरी परत अपक्षयित चट्टानों के मिश्रण से, तीसरी जो परत है वह अपक्षयित चट्टानों के मिश्रण से निर्मित होती है। ठीक है, उनके अपक्षयित पदार्थों से निर्मित होती है। इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा ज्यादा रहती है, क्योंकि यह चट्टानों के टूटने से अपक्षयित होने के कारण निर्मित होती है। तो इस प्रकार की, और तीसरी जो अंतिम परत है वहां पर उसे हम जनक चट्टान अथवा जनक सेल के नाम से जानते हैं, जो भारी और मोटी चट्टानी भाग है। इस भारी और मोटी भाग, जो चट्टानी भाग है, यह चट्टानी भाग ही मृदा में पोषक तत्व या खनिजों का मूल रूप से मिश्रण करता है, क्योंकि सबसे पहले भूमि पर ये वाला भाग विकसित होता है। उसके बाद अन्य क्षेत्र से चट्टानों के अपक्षरण के कारण जो टुकड़े हैं या अपक्षयित मृदा है, ठीक है, इसमें मोटे और बारीक दोनों प्रकार के कण हो सकते हैं, वह आकर इस स्थान विशेष पर जमा होते रहते हैं। काफी समय बाद उस क्षेत्र में जो बारीक गाद है, नदियों द्वारा लाई गई, बालू मिट्टी है, पवन द्वारा लाई गई, या उस क्षेत्र के जो चूना या और अन्य पदार्थों के जो कण हैं, वह इस क्षेत्र विशेष में आकर इस तीसरी परत का निर्माण करते हैं, जिसे हम उपमृदा भी कहते हैं। और चौथी और सबसे ऊपरी परत है, जिसमें ह्यूमस यानी जीव जंतुओं का जो अंश होता है, जीव जंतुओं का अंश या आसपास के जो वनस्पति है, उनके सड़ने गलने के कारण यह क्षेत्र ऊपरी परत सबसे उपजाऊ परत होती है, यह मृदा कहलाती है। तो इनका जो क्रम है, यह परतों का जो 4 परत है, इन चारों परतों को हम एक साथ अगर एक नाम से जाने तो वही मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज बच्चों समझने वाली बात है कि ये 4 परतें हमें देखने में ऐसा लगता है कि कुछ समय में निर्मित हो गई होगी, लेकिन अगर हम देखें तो किसी क्षेत्र में मात्र 1 सेंटीमीटर, मात्र 1 सेंटीमीटर इतना सा
टुकड़ा। किसी क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर मृदा, किसी क्षेत्र में मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं का समय लगता है। सैकड़ों वर्ष का समय लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मृदा निर्माण की प्रक्रिया, किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है, कौन कौन से तत्व है जो मृदा निर्माण में सहायता करते हैं, मृदा निर्माण में योगदान देते हैं। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ये हमारी मृदा है, परिपक्व मृदा। ठीक है, इस परिपक्व मृदा में कौन कौन से चीजें हमें योगदान देती है। सबसे पहले जनक सेल। जनक सेल कैसी होगी, यह निर्धारित करती है उस क्षेत्र की, जो जनक सेल है उस क्षेत्र की जो मृदा है, उस मृदा निर्माण के बाद उसके रंग, उसके गठन, किस प्रकार का रंग होगा, उसका गठन क्या होगा, उसके गुण। ठीक है, रंग, गठन, गुण और जो रासायनिक गुणधर्म है, क्योंकि चट्टान जिस रसायनों से निर्मित होगी वह गुण उस क्षेत्र की मृदा में भी आएंगे। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म है, इनको भी जनक सेल तय करती है। ठीक है, खनिज की मात्रा, खनिज की मात्रा आदि को निर्धारित किया जाता है। खनिज की मात्रा, पारगम्यता आदि का निर्धारण। कौन करती है, जनक सेल। जनक सेल क्या क्या करती है, जो हमने मृदा की परिच्छेदिका में सबसे नीचे देखा था, जनक सेल वह मिट्टी के रंग, गठन, गुण, उसके रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा कितनी होगी और मिट्टी कितनी पारगम्य होगी, इन सभी चीजों का निर्धारण करती है जनक सेल। ठीक है, दूसरी चीज क्या, उच्चावस्था। ठीक है, उच्चावच है या ढाल है, वह मृदा के संचय को निर्धारित करेंगे। दूसरे तत्व है उच्चावच, जिसे तुंगता भी कहते हैं। तुंगता मतलब ऊंचाई। ठीक है, तुंगता अथवा ढाल। यह मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। क्योंकि जो क्षेत्र ऊंचे होंगे उन क्षेत्रों से भूस्खलन या अन्य माध्यम से, ठीक है, अन्य माध्यम से मिट्टी का जो क्षरण होगा, चट्टानों का क्षरण होगा, वह कितना होगा और किस स्थान पर जमा होगा, इस बात को उस क्षेत्र के उच्चावच, तुंगता और उस क्षेत्र की जो ढाल है वह तय करती है और यह मृदा निर्माण में योगदान देते हैं। इसके बाद तीसरा जो तत्व है वनस्पति और प्राणीजात है। वनस्पति है, प्राणीजात है। ठीक है, वनस्पति एवं प्राणीजात। वनस्पति एवं प्राणीजात है वह उस क्षेत्र की मृदा, वनस्पति एवं प्राणीजात मृदा में ह्यूमस
सूक्ष्म जीव उस क्षेत्र में वनस्पति और जो प्राणी जात है वह तय करेंगे मृदा में ह्यूमस या जो सूक्ष्म जीव है उन सूक्ष्म जीवों के निर्माण की दर निर्माण की दर को निर्धारित करेंगे और मृदा निर्माण में योगदान देंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र विशेष में ह्यूमस या सूक्ष्म जीव वाली जो मृदा होगी वह ज्यादा उपजाऊ होगी। ठीक है, तो यह तय करते हैं। अगला जो तत्व है वह है जलवायु, तापमान, वर्षा। ठीक है, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की एवं ह्यूमस निर्माण की दर को निर्धारित करते हैं। ठीक है, जलवायु, तापमान और वर्षा किसको निर्धारित करेंगे? एक तो चट्टानों का अपक्षय के कितना होगा, क्योंकि तापमान, जलवायु और वर्षा अपक्षय की मात्रा को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा जलवायु है, तापमान है, वर्षा किसी क्षेत्र विशेष में ह्यूमस निर्माण की दर को भी निर्धारित करता है। ह्यूमस यानी वनस्पतियों का सड़ना गलना, जीव जंतुओं की, सूक्ष्म जीवों की मात्रा। गर्म मौसम होगा तो वहां पर ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया कम होगी, और अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा वहां पर भी ह्यूमस निर्माण कम होगा। तो ये सारे के सारे तत्व मृदा निर्माण में सहयोग करते हैं। और पांचवा और अंतिम जो तत्व है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है समय। समय क्या है? मृदा की परिपक्वता या मृदा जो परिच्छेदिका है उसकी मोटाई को तय करता है। समय किसे तय करता है? समय मृदा की परिपक्वता, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है। तो ये 5 तत्व है। कौन कौन से? पहला जनक सेल, ध्यान रखना जनक सेल। दूसरा है उच्चावच, जिसे तुंगता या ढाल भी कह सकते हैं। उच्चता, तुंगता और ढाल, यह दूसरा तत्व है। ठीक है, जो मृदा निर्माण में सहायता करता है। तीसरा तत्व है वनस्पति और प्राणीजात। चौथा तत्व है जलवायु, तापमान और वर्षा। और पांचवा और अंतिम तत्व है समय। ये 5 तत्व मिलकर किसी स्थान विशेष की मृदा का निर्माण करते हैं, मृदा निर्माण को तय करते हैं। क्योंकि जनक सेल जैसे होगी उसी आधार पर मृदा का रंग होगा, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी। मृदा का गठन है, मोटे कणों वाली मृदा है, पतले कणों वाली, बारीक कणों वाली मृदा है, उसके गठन को निर्धारित करेंगे जनक सेल। मृदा में कौन कौन से गुण होंगे या रासायनिक गुणधर्म है, इन सभी का निर्धारण जनक सेल के माध्यम से ही किया जाता है। जनक सेल पृथ्वी की जो मृदा है, मृदा की सबसे नीचे वाली परत, खनिज की मात्रा है, मृदा की जो पारगम्यता है, इन सब का निर्धारण कौन करती है? जनक सेल। ठीक है, उच्चावच है, मृदा के संचय को तय करते हैं। वनस्पति है, प्राणीजात है, मृदा में सूक्ष्म जीव या ह्यूमस की मात्रा या दर है, उस दर को निर्धारण करती है। जबकि जलवायु, तापमान और वर्षा उस क्षेत्र विशेष में जो चट्टानें हैं
उन चट्टानों के अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को निर्धारित करते हैं। पांचवा और अंतिम समय है। समय मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई को तय करता है और मृदा की परिपक्वता कितनी है इस बात को तय करता है, क्योंकि एक परिपक्व मृदा ही उपजाऊ मृदा हो सकती है। दूसरी चीज, मृदा की मोटाई जितनी ज्यादा होगी यानी परिच्छेदिका जितनी ज्यादा मोटी होगी उस क्षेत्र विशेष की मृदा उतनी ही ज्यादा पोषक तत्वों वाली होगी। ठीक है,